बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मरते हैं तो ये सिर्फ आपकी ही गलती है। अगर आपसे ये कहा जाए कि 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनी की शुरुआत एक ऐसे बच्चे से हुई जो कि एक मामूली घर में पैदा हुआ, 13 साल की उम्र में दुनिया में अकेला पड़ गया, कभी जंगल में सोया तो कभी भूखा रहा और 40 साल से भी कम उम्र में दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अक्सर होता ये है कि लोग हालात को कोसते रह जाते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन इस बच्चे ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी फैशन ब्रांड में से एक लुई वुइटन की कहानी बताने जा रहे हैं। ये सफ़र आपको फ्रांस के छोटे से गांव और पेरिस की बड़ी सड़कों तक ले जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस सफ़र में बहुत से अनोखे मोड़ आपके सामने आएंगे। कभी गरीबी, कभी भूख, कभी सफलता, कभी हार के बाद जीत और कभी धोखाधड़ी। कभी कभी तो ये लगेगा कि शायद आप किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हैं, लेकिन ये पूरी हकीकत है। लुई वुइटन का जन्म फ्रांस के एक छोटे से गांव में साल 1821 में हुआ। वो गांव इतना छोटा और पिछड़ा था कि तब वहां पर बिजली भी नहीं थी। उनके पिता एक फार्मर थे और माता हैट सिलती थी। उनके घर से सबसे नजदीकी स्कूल भी 6 मील की दूरी पर था। इस वजह से वो कभी स्कूल नहीं जा पाए और घर के हालात अच्छे नहीं होने के कारण वो पिता के काम में ही हाथ बटाते थे। 10 साल की उम्र में अपनी माता के गुजर जाने के बाद लुई के पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन लुई पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी जिंदगी बदतर हो गई और 13 साल की उम्र में वो भागकर पेरिस आ गए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गांव से निकले, गाड़ी पकड़ी और पेरिस नजर आने लगा। ये 200 मील से ज्यादा लंबा सफर था। पैसा न होने की वजह से वो पैदल चलते रहते। कभी किसी गांव पहुंचते और छोटा मोटा काम करके पैसे बनाते तो कुछ खा पाते, वरना भूखा रहना पड़ता। लेकिन इस तरह भटकने का फायदा ये हुआ कि उनको तरह तरह के कामों का हुनर आ गया। वो मेटल, फैब्रिक, स्टोन, लेदर के काम करना सीख चुके थे। आखिर 3 साल बाद कहीं जाकर वो पेरिस पहुंचे। पेरिस पहुंचकर लुई ने ट्रंक बनाने शुरू कर दिए। असल में उस वक्त हाई क्लास के लोगों में कस्टम मेड ट्रंक की बहुत डिमांड थी। दरअसल तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, रेल का सफर शुरू हो गया था और अब पहले से कहीं ज्यादा लोग सफर करने लगे थे। इस वजह से उनको अपना सामान ले जाने के लिए मजबूत बॉक्सों की जरूरत पड़ती थी। अब लुई अक्सर ऐसे बड़े लोगों से मिलते जिनको अपने लिए मनपसंद बॉक्स बनवाने होते। कुछ साल ऐसे ही निकल गए। साल 1851 में उनको फ्रांस की महारानी के लिए बॉक्स बनाने का मौका मिला। महारानी उनके काम से बहुत खुश हुई और उनको अपने यहाँ काम पर रख लिया। किसी भी कारीगर के लिए ये एक सुनहरा मौका था। पर लुई की सोच और भी आगे तक जाती थी। वो महल में काम तो करने लगे, लेकिन उनको ये बात समझ आने लगी थी कि ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में लगेज की डिमांड बहुत ऊपर जाएगी। इसीलिए लुई ने पैसे बचाकर खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा। कुछ सालों में लुई ने अपना खुद का बिजनेस शुरू भी कर दिया। अब आता है वो वक्त जिसने लुई को लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया। दरअसल उस वक्त बनाए जा रहे लगेज में 2 कमियां थी। एक तो इनका वजन ज्यादा होता था, दूसरा इनका टॉप फ्लैट न होने की वजह से इनको सही तरह रखा भी नहीं जा सकता था। यानी अगर आपको 2 लगेज रखने हैं तो उनको अलग अलग रखना होगा, आप उनको एक के ऊपर एक नहीं रख पाएंगे। हालांकि एक आम बिजनेस ट्रैवल के हिसाब से ये कोई बड़ी परेशानी नहीं लगती होगी, पर जरा सोच के देखिए कि अगर ढेर सारे पार्सल इधर से उधर ले जाने हो या कोई फैमिली सफर कर रही हो तो कितनी मुश्किल होती होगी। लुई ने कैनवास के लगेज बनाने शुरू कर दिए जिनका टॉप फ्लैट था। दूसरा फायदा ये था कि ये लेदर से ज्यादा चलनसार और वाटर रेजिस्टेंट थे। इस इनोवेशन ने तो ट्रैवल इंडस्ट्री में जैसे चमत्कार कर दिया। इस समय तक लुई वैसे भी एक बढ़िया कारीगर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। 2 साल के अंदर लुई के प्रोडक्ट से दुनिया भर में नाम कमा चुके थे। खास तौर पर हायर क्लास के लिए तो स्टेटस की बात बन गई थी कि उनको लुई के प्रोडक्ट सफर में रखने ही हैं। 1859 में लुई ने अपना काम बढ़ाते हुए और लोग हायर किए। अब उनको दुनिया भर से ऑर्डर मिलने लगे थे। जैसे जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री बढ़ती गई वैसे लुई का काम भी तरक्की करता गया। अब यहाँ तक की स्टोरी से तो लगता है कि अब लुई की लाइफ पूरी तरीके से सेट हो गई होगी, पर जैसा हमने कहा था कि ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, तो अब कहानी में एक नया मोड़ आने का वक्त आ गया है। 1870 में फ्रांस और पर्सिया की लड़ाई छिड़ गई और लुई को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस इलाके को पर्सिया कहा जाता था वहाँ आज जर्मनी और पोलैंड का बड़ा हिस्सा है। 1 साल बाद लड़ाई खत्म होने के बाद जब लुई काम पर वापस लौटे
तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। लोग मौके का फायदा उठाकर लुई का सामान गायब कर चुके थे। अब लुई ने अपनी जमा पूंजी लगाकर फिर से काम करना शुरू किया। इस लड़ाई के बाद बिल्डिंगों के किराए घट गए थे। लुई ने एक ऐसी जगह अपना ऑफिस बनाया जो रेलवे स्टेशन और उस वक्त के जाने माने बड़े होटल के आसपास ही था। इस लोकेशन का उनको बहुत फायदा मिला। 1872 में उनके बनाए नए डिजाइन ने तो धूम मचा दी। अब तो दूसरी कंपनियां भी लुई की डिजाइन कॉपी करने लगी। हालांकि लुई जैसी क्वालिटी कोई नहीं दे पा रहा था। इस वजह से लोग अब भी लुई के प्रोडक्ट्स ही खरीदना पसंद करते थे। अगले 20 साल शानदार रहे। लुई ने अपनी कंपनी को काफी बड़ा बना दिया। साल 1885 में लुई के मरने के बाद उनके बेटे जॉर्ज ने बिजनेस संभाला और प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाते हुए हैंडबैग को भी इसमें शामिल कर लिया और दूसरे कुछ नजदीकी देशों में अपने शोरूम खोल दिए। और एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऐसे लगेज लॉन्च किए जिसमें ताले लगे हो, जिसकी वजह से सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। जॉर्ज के जाने के बाद उनके बेटे ने बिजनेस की कमान अपने हाथ में ली। हालांकि इसके कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से हालात फिर बिगड़ गए और बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए। 1970 में इनकी मौत के बाद इनके दामाद हेनरी ने बिजनेस की बागडोर थामी। हेनरी को बिजनेस का अच्छा खासा अनुभव था। इस वजह से उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिसने फिर तरक्की के झंडे गाड़ दिए, जैसे बिजनेस का होलसेल मॉडल बदलकर रिटेल कर देना और दुनिया के बाकी हिस्सों में अपना शोरूम खोलना। अगले 5-7 सालों में कंपनी की सेल्स 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई थी। 1984 में हेनरी ने कंपनी को स्टॉक मार्केट में उतार दिया। अब ये कंपनी $1 बिलियन से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। लुई ने इसे शुरू करते हुए सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये कंपनी इतनी बड़ी बन पाएगी। अब हेनरी ने एक लग्जरी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी मोय हेनेसी के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन ये मेल जिसे LVMH नाम दिया गया कोई खास अच्छा नहीं रहा। दोनों कंपनियां टकराती रही। तब हेनरी ने उस वक्त के नामी और रईस इन्वेस्टर बर्नार्ड अर्नोल्ड को कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहा, लेकिन हेनरी का ये कदम भी उल्टा पड़ गया। बर्नार्ड ने चुपचाप लुई वुइटन के 40% से भी ज्यादा शेयर खरीद लिए और तो और मोय हेनेसी के सपोर्ट से खुद की पोजीशन को और मजबूत कर ली। हेनरी इसके खिलाफ कोर्ट भी गए पर फैसला बर्नार्ड के हक में आया। अब हेनरी ने खुद को कंपनी से अलग कर लिया। बर्नार्ड के इस धोखे ने कंपनी की सेल्स पर उल्टा असर डाल दिया। ऊपर से कंपनी के किसी भी इवेंट को मीडिया की कवरेज भी मिलनी बंद हो गई। लेकिन बर्नार्ड भी पक्के खिलाड़ी थे। उन्होंने नामी डिजाइनरों से डिजाइन करवाकर प्रोडक्ट्स उतार दिए। अब लोगों में फिर से लुई वुइटन का क्रेज बढ़ने लगा। आज की तारीख में वो LVMH के CEO हैं। 4 पीढ़ियों तक एक परिवार के हाथों में रहे बिजनेस पर अब कोई और कब्जा जमा चुका है। आगे जो भी हो, पर हम इतना तो जरूर सीख सकते हैं कि अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी जाए और किसी पर इतना भरोसा भी करना ठीक नहीं है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।